बच्चों अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस, उनके नेचर के बारे में बहुत कुछ जाना और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में भी बात करी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। नाम है इसका कूलम्ब्स लॉ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको इस पर बेस्ड इस चैप्टर में मिलेंगे, इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। बच्चों सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। पॉइंट चार्जेस मतलब जिनका साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन आप इन्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द कंडीशन कि अगर सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो आप कूलम्ब्स लॉ को चार्ज बॉडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, मगर पहले कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, सपोज दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन R है। Q1 पर एक फोर्स लगेगा F12 जिसको मैंने यहाँ लिखा है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पर ये Q2 के कारण एक्सर्टेड है। सिमिलरली Q2 पर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने F21 का नाम दिया है। F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे बच्चों ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि F12 और F21 दोनों बराबर होंगे हमेशा, और इसको हम अभी 2 मिनट के लिए F बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and is inversely proportional to the square of separation between them। इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जैसा आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट स्मॉल के से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर निकल के आता है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है। अब बच्चों अगर आपको ध्यान आ रहा हो ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला आप कहीं पढ़ चुके हैं, याद करिए कहाँ पढ़ा है आपने। बिल्कुल सही बात, ग्रेविटेशन में आपने इसी तरह का फॉर्मूला पढ़ा है और वहां आपने F इक्वल टू GM1M2 बाय R स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो काफी हद तक चीजें सिमिलर है, मगर बहुत से डिफरेंसेस भी है जिन्हें हमें धीरे धीरे जानना है। तो K यहाँ कांस्टेंट है और इस K की वैल्यू वैक्यूम के अंदर SI सिस्टम के अंदर इस K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होती है। तो आप न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए K की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। वैक्यूम के अंदर K का जो फॉर्मूला है वो 1/4πε0 लिखा जाता है। तो यहाँ ε0 क्या है, ε0 इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बच्चों परमिटिविटी के बारे में हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वहां आपको बताएंगे, मगर अभी बस आप टर्म से फेमिलियर रहें इसीलिए मैंने आपको एक बार बता दिया है। ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को कहा जाता है। वैक्यूम के लिए एक वैल्यू होती है जो आपके सामने लिखी है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही वैल्यू रखने पर हमें K की वैल्यू 9 × 10⁹ मिल रही है। इसके अलावा मान लीजिए जो चार्जेस हैं अगर इनका सराउंडिंग मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं कई इस तरह के, तो अगर सराउंडिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक हो और उसका इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो तो ऐसे में K की वैल्यू के लिए अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर ε0 εr, ये एक रिजल्ट होता है जहां एप्सिलॉन को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम की बात हो रही है। एप्सिलॉन को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन r इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम कहा जाता है। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये एप्सिलॉन और K जो भी हम इसको लिख रहे हैं कैपिटल K इसको लिखना है आपको, ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अभी अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब उसी का K जो हमारा कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों जैसा भी आपने देखा था, मान लीजिए जो पॉइंट चार्जेस थे अगर हम उन्हें वैक्यूम में रखते हैं तो K की वैल्यू 1/4πε0 ली जाती है। तो मैं यहाँ उस फोर्स को F0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। F0 यहाँ फोर्स इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वैक्यूम के अंदर अगर दो चार्जेस पर फोर्स निकाला जाए तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
ध्यान रखना है बच्चों, चार्जेस मीडियम पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो Q1 Q2 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हमने सराउंडिंग मीडियम को बदलकर डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया है, जैसे सपोज चार्जेस को किसी ऑयल में या किसी और तरह के मीडियम के अंदर इमर्स कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में अब जो फोर्स होगा चार्जेस के बीच में वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उस मीडियम की जिसमें चार्जेस को रखा गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप दो चार्जेस को सेम सेपरेशन पर वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में रखते हैं तो अब उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/k टाइम्स रह जाएगा। आगे की बात यहां मैं समझा देता हूं, k की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या उसके बराबर होगी इन केस ऑफ वैक्यूम। तो अगर k ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ऐसी कंडीशन में मीडियम में फोर्स आपको वैक्यूम के कंपैरिजन में कम मिलेगा। बच्चों सीधी सी बात समझनी है कि अगर आपको दो चार्जेस के बीच में किसी गिवन सेपरेशन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाना है तो आपको मीडियम वहां वैक्यूम रखना होगा। अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का असर कम हो जाता है। अभी इसी पर बेस एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बेस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 81 है तो बताइए उसकी परमिटिविटी क्या होगी। तो बच्चों परमिटिविटी से मतलब है यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी तो हमें दे ही रखी है। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट के की जगह 81 रखेंगे तो वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकल के आएगी 81 टाइम एप्सिलॉन नॉट, यानी वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा परमिटिविटी होती है वाटर की। आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखकर एग्जैक्ट परमिटिविटी की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर बेस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की। एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने डिस्कशन के लिए मैंने रखा है। दो इक्वल चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक सेपरेशन पर आपने इनको रखा है 10 मीटर के सेपरेशन पर। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0.9 न्यूटन लग रहा हो तो आपको बताना है कि दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज कितना कितना होगा। तो दोनों पार्टिकल्स क्योंकि सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं, मैंने यहाँ डायग्राम से दिखा रखा है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स है, इक्वल चार्जेस है इनके ऊपर और इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर है। हमने कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया है F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों जब तक मीडियम के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट हम मीडियम हर जगह वैक्यूम ही मान के चलेंगे। तो यहाँ फोर्स की जगह 0.9, K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 × 10⁻9 रख दीजिए। Q1 Q2 क्योंकि बराबर है मैग्नीट्यूड में तो इसकी जगह यहाँ Q स्क्वायर आ जाएगा और सेपरेशन R की जगह 10 का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप Q के लिए सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10⁻⁻4 कूलम या 100 माइक्रो कूलम। तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल हमने देखा कूलम्बिक फोर्स का कि किस तरह से हम फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं या उससे और कोई पैरामीटर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अब एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आप जैसे पढ़ पा रहे होंगे इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि दो आइडेंटिकल स्पेयर से A और B और सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं और एक सेपरेशन R पर उनको रखा गया है वैक्यूम पे और इनके बीच का फोर्स इस समय F है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर C को पहले A के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, फिर B के कांटेक्ट में उसको लेकर आते हैं और फाइनली अगर हम उसको वहां से हटा देते हैं तो आपको बताना है कि A और B के बीच का फोर्स अब क्या रह जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं F/4, F/8, 3F/4, 3F/8। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई जरूर करिए। हाँ तो बच्चों आंसर आया आप लोगों का? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपका आंसर आ गया है तो, और जिनका नहीं आया है वो इधर समझ लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि दो आइडेंटिकल स्पेयर्स A और B जिन पर इक्वल चार्जेस है वो सेपरेशन R पर रखे गए हैं वैक्यूम में, उनके बीच का फोर्स F है। आपसे कहा गया था कि अगर एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर C को पहले A के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर B के कांटेक्ट में लेकर आते हैं और उसको फिर हटा देते हैं, तो आपको बताना था कि A और B के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर किया था, मैंने आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के नाम से वहां बताया था कि जब आइडेंटिकल स्पेयर्स होते हैं तो वो सिस्टम के टोटल चार्ज को अपने अंदर इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा यहाँ समझते हैं। सपोज ये A और B वो दो स्पेयर्स है जिन पर चार्जेस शुरू में Q और Q है और इनके बीच का सेपरेशन R है। इनके बीच का फोर्स इस समय KQ² बाय R² लिखा जा सकता है।
अब सपोज हम सी को पहले ए के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, ए और सी भी आइडेंटिकल स्पेयर्स है, सी पर पहले से कोई चार्ज नहीं है और ए पर चार्ज पहले से क्यू है। तो सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज अगर आप देखेंगे तो क्यू प्लस 0 मिलकर क्यू हो जाएगा और ये चार्ज दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से ए के पास Q/2 चार्ज रह जाएगा और सी Q/2 चार्ज लेकर बी के पास चला जाएगा। अब जब आप इस स्पेयर सी को ए से टच करने के बाद बी से टच करने के लिए लेकर आए हैं तो सी पर खुद पहले से चार्ज Q/2 आ चुका है, बी पर पहले से चार्ज क्यू है। सिस्टम का टोटल चार्ज अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्यू प्लस Q/2 कितना हुआ बच्चों, ये 3Q/2 हो जाएगा और ये 3Q/2 का चार्ज दोनों स्पेयर बी और सी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से बी को भी 3Q/4 चार्ज मिलेगा और सी को भी 3Q/4 चार्ज मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि स्पेयर सी को हमने उठा के साइड में फेंक दिया, दूर फेंक दिया है। अब आपको बताना है कि सेम सेपरेशन पर ए और बी के बीच का फोर्स क्या होगा। तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे होंगे F' की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ए का चार्ज Q/2 है, बी का चार्ज 3Q/4 है और सेपरेशन वही R है। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करके इससे कंपेयर करके देखेंगे तो F' की वैल्यू 3F/8 निकल के आ जाएगी, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, ताकि आप कोई भी कूलम्स लॉ पर बेसिक न्यूमेरिकल आसानी से कर सके। आगे बात करते हैं बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और आप इनको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर सेपरेशन जो है बॉडीज की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। क्या कारण था ऐसा बोलने के पीछे, वो मैं अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। बच्चों अगर मान लीजिए बॉडीज की साइज सेपरेशन के कंपेरेबल होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड नहीं मिलेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उससे इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे होंगे, दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं जिनको वैक्यूम के अंदर 15 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया और इनके बीच का फोर्स हम F यहाँ पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम दो आइडेंटिकल स्पेयर्स को दे दें जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और जिनके सेंटर्स के बीच की दूरी अगर वही 15 सेंटीमीटर रखी जाए तो आपको बताना है कि अब उन स्पेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगी F' वो F के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी, या हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको आप जरा इधर ध्यान से देखें। सपोज ये दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, सेपरेशन इनके बीच का 15 सेंटीमीटर, इसको मैंने डी बोल दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने सेम चार्ज दो स्पेयर्स को दिए हैं, इन स्पेयर्स की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी वही 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा कि क्योंकि बॉडी की साइज सेपरेशन से बहुत कंपेरेबल ऑर्डर की है, बॉडी की साइज बहुत छोटी नहीं है सेपरेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऐसे में यहाँ इंडक्शन होगा। इंडक्शन अभी हमने कुछ लेक्चर में कुछ पहले पढ़ा था, सेम इफेक्ट यहाँ होगा। तो ऐसे में पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और उसकी वजह से इन स्पेयर्स के सेंटर ऑफ चार्ज ज्योमेट्रिक सेंटर से खिसक जाएंगे। बच्चों ऐसी कुछ चीज आपने सेंटर ऑफ मास के नाम से पढ़ी होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा होगा डिस्क का एक एग्जाम्पल कि अगर एक कंप्लीट डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, लेकिन अगर आप डिस्क में एक साइड से पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ उसी तरह का सिमिलर इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और साइज जो है वो कंपेरेबल है, इसीलिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बॉडी के शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होकर उनके बीच का जो सेपरेशन होगा D' वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ फोर्स की बात करें F, तो F तो है KQ²/D² और स्पेयर्स पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F' कहा है, तो F' बराबर होगा KQ²/D'², और क्योंकि D' D से ज्यादा है इसीलिए यहाँ फोर्स F' F से कम हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, F' विल बी लेस देन F। बच्चों इसी चीज को आप सोचिएगा, इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। यहाँ क्योंकि दोनों चार्जेस लाइक नेचर के थे इसलिए रिपल्शन के कारण सेंटर ऑफ चार्ज ज्यादा दूरी पर शिफ्ट हो गए। अब आप खुद इसी तरह से सोच के देखिएगा कि अगर यही चार्जेस अनलाइक होते, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, तो सेंटर ऑफ चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव करते और ऐसी कंडीशन में D' आपका D से कम होगा और F' आपका F से ज्यादा आएगा। तो इसको आप खुद ट्राई करके देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें।
हाँ तो बच्चों अभी अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जो बॉडीज के बीच का सेपरेशन है अगर वो उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं होता है तो ऐसे में इंडक्टिव इफेक्ट्स के चलते सेंटर ऑफ चार्जेस शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे में हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो कूलम्स लॉ से थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं, अलग बदल के आते हैं। आपने देखा इस तरह का एक क्वेश्चन हमने देखा था और इसीलिए कूलम्स लॉ के अंदर आपसे ये बात क्लियरली कही गई थी कि इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस and you can apply it for extended objects if size of body is very small as compared to separation between them। बच्चों एक्चुअली जब साइज ऑफ बॉडी सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है तो ऐसे में सेंटर ऑफ चार्ज की कोई अप्रिशिएबल शिफ्टिंग नहीं होती है और इस वजह से हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ चार्ज उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे मानते हुए एज अ पॉइंट चार्ज उसको ट्रीट करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं बच्चों। अब एक और क्वेश्चन आगे कंसेप्चुअल इस पर आपको बेस बता देता हूं मैं। इस तरह के आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कभी पूछे जाए तो आपको इसका पता होना चाहिए। पहली बात, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एवर अट्रैक्ट ईच अदर? क्या कोई दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कभी भी का मतलब है किसी भी कंडीशन में कुछ भी मैनिपुलेशन करके क्या वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बच्चों जवाब है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। हम जानते हैं कि लाइटली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसीलिए दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कभी अट्रैक्शन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कभी अट्रैक्शन नहीं हो सकता और उसका कारण ये है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट्स नहीं होंगे, उसमें कोई सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग जैसे केसेस नहीं होंगे और इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, बच्चों ध्यान देना है शब्द पर। यहां पर आपने देखा यहाँ पार्टिकल्स की बात करी थी मैंने और यहां मैं बॉडीज की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज कभी भी किसी भी सूरत में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? तो जवाब है यस। एक कंडीशन है, कंडीशन अप्लाइड ये है कि एक तो एक बॉडी का चार्ज दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरी बात बॉडीज की साइज जो है वो एप्रिशिएबली लार्ज होनी चाहिए ताकि सेंटर ऑफ चार्जेस की शिफ्टिंग हो तो डिस्टेंसेस उनके बीच के डिफर कर सके, और तीसरी बात जो छोटी सी है मगर ऐसा कुछ नहीं, डिस्टेंस शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर इंडक्शन। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडक्शन डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन है। अगर आपने बॉडीज को बहुत दूरी पर रख दिया तो इंडक्शन इफेक्ट इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा और रिजल्ट हमें ठीक ठाक नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चों ये कैसे होगा जरा इधर देखिए, मैंने ये दिखा रखा। एक बॉडी है जिस पर चार्ज बहुत ज्यादा है 1000 कूलम और एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 0.001 कूलम, बहुत कम चार्ज है इसके कंपैरिजन में। बच्चों अगर इस बॉडी की साइज अच्छी खासी है ठीक ठाक तो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये जबरदस्त इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। मतलब ये बॉडीज इस बॉडी के चार्ज को बहुत जबरदस्त तरीके से पोलराइज करेगा, इनको सेग्रीगेट करेगा। अब आप देखिए बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी के, या यूं कह दीजिए इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज इधर खिसक जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है मैंने गिन के बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ 5 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव दिखाया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पर नेट चार्ज थोड़ा सा ज्यादा चार्ज 0.001 कूलम, तो वो मैंने दिखा रखा है। सिमिलरली उसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज इधर की तरफ खिसक जाएगा। अच्छा, इसमें इंडक्शन जबरदस्त दिखेगा क्योंकि उसका चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके कारण उस पर इफेक्ट बहुत कम होगा क्योंकि इसका चार्ज कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इसका उसमें इंडक्शन न के बराबर होगा, उसका सेंटर ऑफ चार्ज ऑलमोस्ट अपनी जगह पर फिक्स बना रहेगा। अब बच्चों अगर इस बॉडी की साइज अच्छी खासी है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से अगर इस बॉडी की साइज अच्छी खासी है तो ये जो नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज की दूरी है इससे वो R1 मान लेते हैं, पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज की जो दूरी है वो R2 मान लेते हैं, और क्लियरली हमें दिख रहा है कि R1 जो है लेस देन R2 है। बच्चों आपको पता है कूलम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² रिलेशनशिप फॉलो करती है, तो जहां डिस्टेंस कम मिलेगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि K Q1 Q2 बाय R² के टर्म्स में ये सारा डेटा रखने पर F माइनस ग्रेटर देन F प्लस निकल के आ जाए, यानी नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज के फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा लगे, और ऐसी कंडीशन में ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। तो हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, हमें ना नहीं करना है। अगर हमसे पूछ रहा है कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एवर अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
कंडीशन अप्लाइड, एक बॉडी का चार्ज दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, बॉडीज का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और इनके बीच का जो दूरी है वो बहुत ज्यादा ना हो। अगर इंडक्शन ही नहीं हो पाएगा तो ये सेंटर ऑफ चार्जेस की शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। अब बच्चों आगे की बात करते हैं। एक नोट का पॉइंट, मैंने आपको के की वैल्यू के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कूलाम में कांस्टेंट आता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू हमने पढ़ी भी थी। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, किसी जनरल मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। बच्चों ऐसा यूनिट्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने पर के की वैल्यू आपने निकाल के देखी थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा बात आपको बता देता हूँ कुछ न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए, जब वैक्यूम के लिए ही के की वैल्यू सीजीएस यूनिट्स में निकाली जाती है तो ये वैल्यू निकल के आती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। बच्चों आपको पता है न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में, और कूलाम की जगह ESU हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करना चाहें, हमने बहुत पहले लेक्चर में एक रिजल्ट लिखा था 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बच्चों इसी रिजल्ट से आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हुए यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। आपकी इच्छा है आप प्रूव करें ना करें, मगर इतनी बात जरूर ध्यान रखें कि सीजीएस यूनिट्स के अंदर के की वैल्यू 1 के बराबर होती है।